नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं, आपका होस्ट जुबली मीडिया पोर्टल के लिए आज के इस कार्यक्रम में, जिसे आप जानते हैं एस्ट्रो टॉक्स के नाम से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समसामयिक स्थिति ऐसी है कि कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है, सभी लोग सहमे हुए हैं और दोनों ही सेनाएं इस बात का इंतजार कर रही हैं कि कहीं कोई ऐसी घटना हो जिसके लिए हमें एक लंबे समय तक एक नई शुरुआत करनी पड़े। तो हम ज्योतिष के आईने में चीजों का विश्लेषण करते हैं और ज्योतिष के आधार पर ही उसका आकलन करते हैं। आज हमारे साथ मैं बुलाना चाहूंगा श्री संजय मिश्रा जी को, जिन्होंने भारतीय विद्या भवन में रह के अपनी शिक्षा की अनुसंधान पूरा किया, फिर आईकास में वर्षों अवैतनिक शिक्षक के पद पे रह के इन्होंने श्रमदान किया है। जो वैश्विक ज्योतिष में इन्हें महारत हासिल है और ये विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय मिश्रा सर आपका आज के इस कार्यक्रम में। प्रणाम अमर जी, और सबको मेरा अभिवादन, सबको मेरा प्रणाम। जी। और आज हम जी आज हम लाइट जानना चली गई। चाहेंगे। जी जी नहीं आ रही है सर, आ रही आ रही। मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा अ, एक मिनट। शायद संजय सर से संपर्क टूट चुका है। क्या आप आवाज सुन रहे हैं संजय सर जी? जी, आप पूरी तरह दिखाई दे है। हाँ, रहे मैं हैं। सुन रहा हूँ। हाँ, जी जी जी। तो ठीक है, आज ठीक है। का पहला सवाल है कि जैसा कि अब तक हमने जाना कि हर व्यक्ति की कुंडली होती है। जब वो जन्म लेता है तो उसके जन्म स्थान के अक्षांश और देशांतर और समय के अनुरूप उसकी एक कुंडली बनती है, जिसके अनुसार उसका लेखा जोखा उसके जीवन में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो क्या हर राष्ट्र जिस समय बना है, हर राष्ट्र की अलग अलग कुंडली भी होती है जिसके द्वारा उस राष्ट्र का अध्ययन किया जाए? बिल्कुल, हर राष्ट्र की अपनी अलग अलग कुंडली है, और जो अलग अलग समय पे हमारे ऋषियों ने बनाई है, क्योंकि जी हमारी भारतीय ज्योतिष हजारों साल पुरानी है। वरामीर ने भारतवर्ष की लग्न को मकर बताया था। जी और भारतवर्ष की लग्न मकर है। उस समय का जो भारत था, आज का वो भारत नहीं है। तो जी और आज से 10,000 साल पहले जो पूरा भूखंड था, संपूर्ण पृथ्वी थी, वो उन्होंने पूरे 9 खंडों में डिवाइड की थी। लेकिन जी। वो धीरे धीरे चेंज होता चला गया, अर्थ का स्ट्रक्चर चेंज होता चला गया, और कंट्रीज के एक्सटेंट चेंज होते चले गए। जैसे भारत अच्छा। पहले इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब था, और जी अशोक के काल में बर्मा तक जाता था भारतवर्ष। तो जी। अब धीरे धीरे डिविजन्स होते चले गए, तो फिर वो और पार्टीशन होते चले गए, लगने बनती चली गई। तो इसको हम लोग कहते हैं फाउंडेशन चार्ट। हर कंट्री की एक फाउंडेशन अच्छा। चार्ट होती है। जी जिस समय इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उस जी। समय की चार्ट थी वो टॉरस लग्न की थी, वृषभ लग्न की, भारतवर्ष की। अच्छा। जी। वरामी वरामीर का कहना यानी है कि 15 अगस्त 1947 के समय की जो बनी हुई कुंडली है। बिल्कुल बिल्कुल, चौदह जी पंद्रह जी अगस्त को हमको जी मिडनाइट में फ्रीडम मिला था। जी तो जी जी 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट पे जैसे ही 0,0,0,0,0,1 सेकंड हुआ, उस समय जी की जो लग्न थी, टॉरस थी, वृषभ लग्न। तो जी जी वृषभ लग्न और उस समय की ग्रह स्थिति जो थी, वो हमारे कंट्री की फाउंडेशन चार्ट थी। और उस पे नवग्रहों की चल रही महादशाएं, अंतर और जो गोचर होता है, उससे हम लोग जी भारतवर्ष का भविष्य देखते हैं। उसी तरह जी पाकिस्तान की मेष लग्न है, और जी चाइना की मकर लग्न है, नेपाल की भी मकर लग्न है, अमेरिका की जी कुछ लोग सिंह लग्न बताते हैं, कुछ लोग धनु लग्न बताते हैं। फिलाडेल्फिया से अगर कैलकुलेट किया जाता है, तो हमारे जी। गुरु जो है के एन राव सर, उनकी अमेरिका की सिंह लग्न से कैलकुलेशंस करते हैं। तो हर अच्छा। देश की एक लग्न होती है। आपका कहना बिल्कुल सही जी। तो इसमें एक सवाल उठता है सर कि अगर पहले स्थिति कुछ और थी, भौगोलिक स्थिति, और आज स्थिति कुछ और है, तो हमें किसको लेकर गढ़ना चाहिए? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि अगर हम किसी देश की कुंडली को लेकर चल रहे हैं, तो कुछ नए प्रदेश बने हैं जैसे उत्तरांचल, उत्तराखंड। फिर उसकी बात अगर हम करें कि अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उसमें कुछ नए जिले बने हैं और जिलों में परगना बने हुए हैं। तो क्या इन सबको, इन सभी खंडों को लेकर चलना चाहिए, या प्रदेश स्तर को लेकर चलना चाहिए, या देश स्तर को लेकर चलना चाहिए? है। ये जो प्रश्न आपने किया है, ये हर व्यक्ति के मन में आएगा, जो जी ज्योतिष पढ़ता है या ज्योतिष के बारे में साइंटिफिक एनालिसिस करता है।
हमारे ऋषियों ने संपूर्ण भूखंड को जो है 360 डिग्री में डिवाइड किया था और उन्होंने ये बताया था कि 1 डिग्री जो होता है वो 70 किलोमीटर के आसपास होता है। अच्छा। तो 70 किलोमीटर तक का जो रीजन होता है जहां पर 1 डिग्री होता है वहां पर लग्न वही रहेगी, ग्रह वही रहेंगे। अब जैसे भारतवर्ष की कुंडली है पूरी बनी है 15 अगस्त को, लेकिन उसके पहले भी भारत था। देश काल परिस्थिति में परिवर्तन हुआ, मकर लग्न से भारत की वृष लग्न बन गई। लेकिन ओरिजिनल कुंडली को हम मकर के साथ पढ़ेंगे, मकर और टॉरस के साथ पढ़ेंगे, तभी पूरे पूरे प्रेडिक्शन सही निकलेंगे। अब जहां तक प्रदेशों की बात है, हर प्रदेश की कुंडली अलग अलग बनी है। जैसे कि उत्तरांचल बना, उसकी डेट हमें मालूम है जिस समय डिक्लेयर हुआ, उसकी जो लग्न है और उस समय की जो ग्रह स्थिति है उत्तरांचल की कुंडली होगी। और फिर जैसे और भी स्टेट हमारे छत्तीसगढ़ बने, उनके सबके डिटेल्स मालूम है। लेटेस्ट जो हमारा कश्मीर बना है पिछले साल, उस समय जिस समय इंडिपेंडेंट कश्मीर डिक्लेयर हुआ, उस समय की लग्न और सारे ग्रह स्थितियों से कश्मीर की कुंडली हो जाएगी और उस पे चल रही महादशाएं और ग्रहों के प्रभाव कश्मीर के भविष्य को इंडिकेट करेंगे, जिसको एक बुद्धिमान ज्योतिषी अपने रूल्स के हिसाब से देख करके बता देगा। और वैसे बरामीर ने कूर्म चक्र का निर्माण किया है। कूर्म चक्र पूरी पृथ्वी को 9 भागों में डिवाइड करता है और उस कूर्म चक्र में नक्षत्रों के हिसाब से उन्होंने सारे डिविजन्स किए हैं। सेंटर में हमारे भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं। सेंटर में तीसरे, चौथे, पांचवें नक्षत्र होते हैं। फिर हम ईस्ट में चले जाते हैं, छठे, सातवें, आठवें, फिर साउथ ईस्ट में चले जाते हैं। इस तरह से पूरे 27 नक्षत्र हर डायरेक्शन में पढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि ईशान, अग्निकोण, उत्तर, उत्तर पूर्व, इस तरह से 3-3 नक्षत्रों के समूह बनते हैं। और उस पे जब ग्रह कलेक्ट होते हैं उन नक्षत्रों में, तो उस एरिया में उत्पात होता है या प्रॉब्लम होती है, या अच्छे ग्रह कलेक्ट होते हैं तो उस एरिया में ग्रोथ होती है। अच्छा, तो अगर जैसे किसी भी देश की स्थिति को जब हम देखते थे, तो पहले हमने देखते थे कि उसके संसाधन कितने हैं, उसके मित्र राष्ट्र कितने हैं, उसके शत्रु राष्ट्र कितने हैं, वो कितना विकास कर सकता है, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो ये क्या सारी चीजों का समायोजन कुंडली से किया जा सकता है? देखिए, भौगोलिक स्थिति अगर हम देखते हैं तो उस पे तो एक दूसरी विद्या आ जाती है जिसको कहते हैं वास्तु। अच्छा, तो वास्तु पे जब हम लोग ज्योतिष के पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेंगे तब हम वास्तु पे आएंगे। अच्छा, अच्छा, उसको अच्छा। आगे के क्वेश्चंस के लिए रख लेते हैं। जी जी लेकिन जी, एक सवाल पूरे देश की बात, हाँ हाँ पूछिए। एक सवाल आता है कि जैसे जब वृष लग्न निश्चित हो गया कि हमारे भारत लग्न की कुंडली है, तो जैसे किसी व्यक्ति की दशा या गोचर चलता है, उसी प्रकार हमारे राष्ट्र की इस समय दशा या गोचर की क्या स्थिति है, इस पे चाहेंगे कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। हमारे देश की कुंडली में इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है जी, और चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। अच्छा, हमारी देश की जो वृक लग्न की कुंडली है उसमें राहु बैठे हुए हैं। अच्छा, यानी कि हम अपने अपने देश में राहु के बैठने से हम यवनों के प्रति आकर्षण जन्म लेकर के आए। मतलब हमको विदेशी संस्कृति हमेशा अट्रैक्ट करेगी और हमारी देशी जो हमारी जो अपनी जो हमारी कल्चर है, जो हमारे कल्चरल कंसेप्ट्स हैं, उनको हम भूलने लगेंगे। तो विदेशी संस्कृति से हम प्रभावित होते चले जाएंगे और इस प्रभाव के कारण राहु लग्न में बैठा हुआ है। विदेशियों के आक्रमण भी होंगे हमारे देश पे, विदेशी कल्चर का डोमिनेशन भी होगा और समय समय पर हमको उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हमारे देश की इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा तीसरे घर में बैठा हुआ है, जो कि हमारे हमारे नेबर्स को इंडिकेट करता है। चंद्रमा में शनि तीसरे घर में बैठा है, शनि भी नेबर्स को इंडिकेट करता है। तो हमारे नेबर्स के साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव युद्ध होंगे, अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्लैशेस होंगे और कुछ कुछ पोर्शंस हम एसीड करेंगे, अपने आप में जोड़ेंगे और कुछ पोर्शंस ऐसे होंगे जिसमें कि हमें थोड़ा सा लॉस होगा। तो ये इस समय की ग्रह स्थिति चल रही है। चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और चंद्रमा क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स पैदा करता है, तो हमारे चारों तरफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स होंगी। लेकिन क्योंकि चंद्रमा बलवान है, इसलिए हमको उसमें कहीं ना कहीं से ये केन प्रकारेण सफलता मिलेगी और हम उसको सॉल्व कर ले जाएंगे बिना कोई बड़ा नुकसान झेले हुए। अब मैं एक एक करके देशों पे आऊंगा।
जी जी लेकिन जी उसके पहले बिल्कुल। आप अपना प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं आप पूछिए। जी मैं असल में यही सवाल पूछना चाहता था कि अगर हम युद्ध की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे कारक ग्रह हैं जो युद्ध को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बृहस्पति की, जब ऐसा मैंने सुना कि जब वो कुपित होता है गुरु से, राहु या केतु से, जब कभी भी गुरु की ऐसी स्थिति होती है तो टेरर अटैक या धार्मिक क्षति की संभावना होती है, जैसे अक्षरधाम और पहले भी हो चुकी है। तो चूंकि जो वर्तमान स्थिति गुरु की थी, तो क्या इसको हम आतंकी गतिविधियों से, धार्मिक क्षति से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, गुरु धार्मिक ग्रह है, गुरु पॉजिटिव जी ग्रह है, गुरु बड़ा जी कंस्ट्रक्टिव ग्रह है। जी और गुरु में सारा पॉजिटिव निहित है। जितनी भी जी पॉजिटिव चीजें होती हैं, जितने भी पॉजिटिव हैपनिंग्स होते हैं, जितने भी जी ग्रोथ वाली चीजें होती हैं और पॉजिटिव ग्रोथ वाली चीजें होती हैं, वो गुरु से जुड़ी हुई होती हैं। जी। लेकिन राहु भी ग्रोथ को इंडिकेट करता है, लेकिन राहु हम्म। मैलिग्नेंट ग्रोथ को इंडिकेट करता है। मैलिग्नेंट का अनकंट्रोल्ड। मतलब निगेटिव ग्रोथ, जो जिसकी जरूरत नहीं है। तो जी ये हमारे जो एक तो महादशाएं चलती हैं वो लंबी लंबी चलती है, जैसे चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष चलेगी। तो हम्म हमारे देश में चंद्रमा की महादशा जो कि तीसरे घर में है, तो हमारे हम्म देश में उपासना का खंड, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारे लीडर बनने की, जो स्पिरिचुअल लीडर बनने की एबिलिटी है, ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हमारे देश जी में प्राचीन जैसे नालंदा और तक्षशिला इस तरह की यूनिवर्सिटीज डेवलप होती चली जाएंगी। लेकिन इस जी। समय जो चीज उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, गुरु जो हम्म। सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो नीच राशि में, जी 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 नीच राशि में आ गया था। अभी हालांकि जी वक्री जी होकर के धनु में आ गया है, लेकिन जी फिर ये जी नीच जी। का हो जाएगा। 30 ये जून फिर से तो गुरु होगा। गुरु जो है धनु में आ गया है, और फिर जी नवंबर में फिर ये नीच में चला जाएगा मकर में। जी और ये जी जो गुरु का आना जाना जो होता है एक राशि से, जिसको अनुवक्र अवस्था कहते हैं। ग्रह की जी। अनुवक्र अवस्था में क्या होता है, ग्रह वक्री होता है, अगली राशि से पिछली राशि हम्म में आता है और फिर अगली राशि में हम्म चला जाता है। अभी हम्म वो मकर में था, फिर वो हम्म। उसके बाद 30 जून से जो है धनु में चला गया। धनु में जी अपने घर में आ गया, तो चीजें थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आना शुरू होंगी। और जी उसके बाद 30 नवंबर को फिर मकर में चला जाएगा। तो ये हम्म जो गोचर में गुरु, जो ये बड़े ग्रह होते हैं जो लंबा समय तक हम्म। रहते हैं, जैसे गुरु हो जी। गए, शनि हो गए, शनि हो गए। राहु जी केतु हो गए, जी ये जब ये चारों ग्रह जो है जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, जैसे गुरु शनि हम्म। कंबाइन करे, जी गुरु जी राहु कंबाइन करे, केतु जी शनि कंबाइन करे, और इस जी पे जो जो कम समय के लिए चलते हैं, जैसे मंगल है, जी सूर्य जी और मंगल जब इनको आकर के हिट करते हैं, तो बड़ी जी। दुर्घटनाएं होती हैं। बड़ी जितने भी युद्ध दुर्घटना। होते हैं, चाहे आप उसको 1962 का युद्ध लीजिए, जी 1965 का युद्ध लीजिए, 1971 का पाकिस्तान वाला युद्ध लीजिए, या जी आप कारगिल युद्ध लीजिए, या ऑपरेशन जी। ब्लू स्टार लीजिए, इसमें सब में हम्म कहीं ना कहीं ये जो हम्म। गुरु शनि या गुरु राहु या गुरु शनि और राहु, इनके कॉम्बिनेशन जरूर होते हैं। जैसे गुरु कि केतु के राहु भी तारक है, कॉम्बिनेशंस थे। जी गुरु केतु के भी जी मैंने यही तीनों ग्रह जी बताए, जी इनके होने जी से जी प्रॉब्लम आती है। जी और यही ग्रह जो है चीजों को जी एक्साइट करते हैं, इवेंट को एक्साइट जी करते हैं। यानी कि जी। इनको हम कह सकते हैं कि दे क्रिएट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये नेशंस ओके। की डेस्टिनी को एकदम से कन्वर्ट करना शुरू कर देते तय करते हैं। जी। हैं। अब मैं आना चाहूंगा मुख्य सवाल पे कि जो भी हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, जैसे जो इस समय की स्थिति है, उनमें से कौन से हमारे नैसर्गिक या तात्कालिक मित्र दिखाई पड़ते हैं, कौन से हमारे शत्रु दिखाई पड़ते हैं ज्योतिष के आईने में, और कौन हमारा साथ देंगे, कौन तटस्थ हो जाएंगे, या कैसी स्थिति बनेगी, इस विषय में पूछना चाहूंगा सर। देखिए, आपके उस प्रश्न पे पहुंचने से पहले मैं जी जी अपने जो बॉर्डर पे जितने देश हैं, एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जी 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 बैकग्राउंड जी के साथ जी बताऊंगा, और जी फ्यूचर में सर। क्या होगा जो दूर से दिखता है वो बताऊंगा। जी 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 देखिए, एक एक पक्की बात है कि जी। देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, देर आर हम्म। परमानेंट इंटरेस्ट। जी जी मतलब कोई भी परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं होता है, इंटरेस्ट के हिसाब से सब मित्र और शत्रु हो जाते हैं। हो हमारे जाते देश की ये विशेषता थी कि हम हैं। लोग के पास शक्ति होते हुए भी हमारे अंदर भोलापन था, हमारे अंदर हम्म दया थी, हमारे अंदर क्षमा थी। हम लोग को हम्म शक्ति के साथ अहंकार नहीं था। तो हम्म जो कंट्री शक्ति के साथ अहंकार ओढ़ के चल रहे हैं, जैसे अमेरिका कह सकते हैं, चाइना कह सकते हैं, हम्म चाइना तो धोखेबाज भी है,
क्योंकि चाइना की मकर लग्न की कुंडली है और सप्तम में नीच का मंगल बैठा हुआ है। वो दूसरों की चीजों पे कब्जा करने की कोशिश करता है। हमारे देश में शक्ति भी रही, लेकिन शक्ति के साथ हमारे अंदर भोलापन था, हमारे अंदर शक्ति के साथ दया थी, हमारे अंदर शक्ति के साथ शांति की भावना थी। तो अब हमारे जो इस समय जो प्रमुख शत्रु हैं, पाकिस्तान जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारा ही एक पार्ट है, और जो हमसे जलन के कारण वो लोग ग्रो नहीं कर पाए। इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी बैकग्राउंड बताऊंगा। जिस समय भारत इंडिपेंडेंट होने की बात चल रही थी, तो उस समय नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो उस समय के जो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, वो सूर्य नारायण व्यास जी, जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में 25 स्टेटों के राज्य ज्योतिषी थे, और पंडित हरगोविंद जी, ये जो विश्व विजय पंचांग है उसके वो थे एडिटर। इनको बुलाया और इनसे पूछा कि हमको जो है 15 अगस्त का दिन दिया गया है अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करने के लिए, तो उसमें हम कौन सा समय बताएं। तो इन्होंने, दोनों एस्ट्रोलॉजर ने कैलकुलेशन किया और उन्होंने कहा कि 15 अगस्त नहीं है, कोई और डेट में आप डिक्लेयर कीजिए। फिर जाके उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन और सबसे बात की, जो कंसर्न लोग थे, तो उनसे ये कहा गया भाई हम और कोई दिन नहीं दे सकते, आपको इसी दिन करना पड़ेगा। तो फिर जाके हमारे ये दोनों एस्ट्रोलॉजर ने स्थिर लग्न निकाली, टॉरस लग्न। स्थिर लग्न के कारण हमारे देश में आज भी स्टेबल डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान ने किसी से विचार नहीं करवाया, किसी ज्ञानी से कंसल्ट नहीं किया, किसी ऋषि मुनि, जो हमारे देश की परंपरा थी कि कोई डिसीजन लेने से पहले राजा ऋषियों, मुनियों या गुरु से कंसल्ट करता था, पाकिस्तान में और उन्होंने 14 अगस्त को रात्रि के समय मेष लग्न में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। तो वो चर लग्न थी। तो पाकिस्तान में आज भी स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है, और हमारे यहाँ स्थिर लग्न होने के कारण हमारे यहाँ आज भी स्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ स्टेबल डेमोक्रेसी है और ग्रोथ है। तो अब भारत और पाकिस्तान की जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, केवल एक दिन का फर्क था और केवल चंद्रमा बदला था। पाकिस्तान की कुंडली में वो खल योग बना गया। खल का मतलब होता है गुंडा, दुष्ट, मतलब गुंडा होता है, वो दुष्ट होता है और वो परेशानी उत्पन्न करता है, वो किसी का नहीं होता है, वो केवल लूट मार करना जानता है। और हमारे देश में आध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म का योग बनाया, क्योंकि दो तुल्य ज्योतिषियों ने इसको कैलकुलेट किया। जो भी हमारे पास लिमिटेड पैरामीटर्स थे, उस पर उन्होंने बेस्ट लग्न निकाली, बेस्ट ग्रह निकाल के बताए। तो पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, उनके यहाँ आज भी स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है। कभी कोई गुंडा आके रूल करने लगता है, कभी कोई मिलिट्री वाला आ जाता है, मैं राष्ट्रपति, कभी इमरान खान आ जाते हैं, कुछ भी होता रहता है। हमारे यहाँ कम से कम स्टेबल डेमोक्रेसी रही। तो पाकिस्तान की जो एक बीच में क्षमा चाहूंगा मैं, एक हमारे दर्शक हैं संदीप जी, वो बहुत ही आतुर होकर उन्होंने प्रश्न किया है कि भारत और चीन के बीच युद्ध की संभावनाओं को अगर प्रतिशत में नापा जाए तो वो इस समय कितना होगा सर? मुश्किल से 10%। अच्छा, मुश्किल से बमुश्किल ये 10%। और हालांकि देखा जाता है कि शीत युद्ध की तरह की प्रक्रिया इस समय चल रही है, जिसमें तनाव तो होता है लेकिन कोई मेजर एक्शन नहीं लिया जाता है। तो क्या इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी? जी हाँ, मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीटली बता रहा हूँ डिटेल में। जी सबको समझ में आ जाएगा। जब मैं खत्म करूंगा तो ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे तब मैं आंसर दूंगा। संदीप जी आपके प्रश्न पे आऊंगा, लेकिन जब मैं आंसर कर लूंगा तो आपके सारे क्वेश्चनों का स्वतः रिप्लाई मिल जाएगा। तो पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र की महादशा में शनि का अंतर 20 अक्टूबर 2020 से शुरू हो रहा है और वो चलेगा दिसंबर 2023 तक। इस 3 साल में, 3 साल 2 महीने में पाकिस्तान के पूरे 8-9 टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान भिखारी होने जा रहा है। जैसे कटोरा लेके भीख मांगेगा, ये हालत होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के कुछ पोर्शन इंडिया में मर्ज कर जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि हम लोग की कंट्री में कुछ चीजें एसीड करेंगी, मतलब जुड़ेंगी आकर विस्तार होना है। हाँ, विस्तार होगा। तो पाकिस्तान के कुछ पोर्शन इंडिया में मिल जाएंगे और पाकिस्तान अपनी बदमाशी से बाज नहीं आएगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इस वर्ष के अंत तक या ज्यादा से ज्यादा होली तक जाना नहीं चाहिए, लेकिन इस वर्ष के अंत तक, या हो सकता है थोड़ा खिंच जाए, तो होली तक पाकिस्तान का एक पोर्शन अपने देश में हम लोग युद्ध करके अपने कब्जे में ले आएंगे और वो इंडिया का पार्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये यहाँ पे युद्ध होगा। और जहां तक चीन की बात है, इससे तिलमिलाकर, इससे खिसियाकर
चीन जैसे नेपाल को भड़का रहा है, नेपाल को भड़काएगा, नेपाल की जैसे हमारे लद्दाख रीजन है वहां से कुछ बदमाशी करेगा, वहां पे पिट के चला गया, और फिर उसके बाद चीन जो है आपका इधर अरुणाचल रीजन में भी कोई बदमाशी करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां से चीन बदमाशी करेगा और इंडिया को कुछ, अपने देश को कुछ नुकसान भी पहुंचाएगा। और उस नुकसान से हम लोग के फेवर में, क्योंकि पूरा वर्ल्ड खड़ा हो जाएगा, समस्त देश, काफी इंपॉर्टेंट देश खड़े हो जाएंगे। हालांकि वो उनका अपना खुद का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि सब चीन के हाथ से, कोरोना के कारण सब लोग चीन से नाराज हैं। चीन ने सबकी बद्दुआएं ले ली हैं और किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो वो जो ग्रह होते हैं वो और आग उगलने लगते हैं अगर कोई बद्दुआ साथ में होती है। तो चीन के ऊपर सब मुखियाए बैठे हुए हैं, वो सब भारत के पक्ष में आ जाएंगे। तो चीन का जो एडवांसमेंट होगा, या जो चीन थोड़ा बहुत नुकसान कर लेगा, चीन बहुत बुरी तरह मुंह की खाएगा, लेकिन युद्ध नहीं होगा, छोटे मोटे क्लैश होंगे। युद्ध अगर होगा तो पाकिस्तान से होगा। और पूरे 3 पॉइंट्स हैं जहां पे युद्ध दिखाई दे रहा है मुझको, पूरे 2020, इसको आगे खींच लीजिए मार्च 2021 तक, पूरे जो है वर्ल्ड में युद्ध के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कहां पर? एक तो साउथ चाइना सी है, जहां पर उसके चीन के जापान है शत्रु, ताइवान उसका शत्रु है, जहां पे वियतनाम उसका शत्रु है, जहां पे ब्रूनी उसका शत्रु है, जहां पे मलेशिया उसका शत्रु है। तो ये पूरा वहां पर चीन जो है अपना कुछ ना कुछ मिसशिप कर रहा है, वहां पे युद्ध दिखाई दे रहा है, जिसमें अमेरिका की कुंडली अगर हम लेते हैं सिंह लग्न के हिसाब से, तो अमेरिका की कुंडली बहुत एफेक्टेड है। अमेरिका की कुंडली पे ग्रह बहुत भारी हैं। अमेरिका का 2020 में बहुत नुकसान होगा। उसको आप ये पकड़ लीजिए कि मार्च 2021 तक अमेरिका किसी न किसी युद्ध में इन्वॉल्व होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। तो अमेरिका किसी युद्ध में इन्वॉल्व होगा, अपना देश केवल पाकिस्तान पे हो सकता है अटैक करके पीओके या कोई एक पार्ट अपने कब्जे में ले ले, और वो हमारे देश में जुड़ जाए। पाकिस्तान थोड़ी बहुत उछल कूद करेगा, लेकिन भयंकर नुकसान उठा करके वो पीछे चला जाएगा। उससे खिसियाकर चीन, जी क्या पाक अधिकृत जो मैं पूछना चाहूंगा सर, एक विजेता जी का प्रश्न आया है कि क्या इसमें पाक अधिकृत कश्मीर का जो भाग है, क्या वो भी भारत का हिस्सा बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अब की जो होली देखेंगे आप 2021 की, हो सकता है इसमें बन जाए, तब तक बन जाए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। जी सर, आप कंटिन्यू करें। जो अन्य देश हैं उनकी क्या भूमिका होगी? अन्य देश जो है वो यूएस की, और मतलब वो शांति प्रिय लड़ाई ज्यादा लड़ेंगे, लेकिन एक स्टेज आएगी जब चीन जो है कुछ मिसशिफ करेगा और उससे क्लैशेस हो जाएंगे, और अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा, और उसके सपोर्टिंग जो G30 कंट्रीज हैं वो सब के सब खड़े हो जाएंगे। नेटो कंट्रीज हैं, तो वो सब खड़े हो जाएंगे और अटैक करेंगे। और आश्चर्य की बात है, जिन कंट्रीज पे अमेरिका को, चीन को सबसे ज्यादा भरोसा है, रशिया, रूस उसमें न्यूट्रल हो जाएगा। वो न्यूट्रल होकर बैठा रहेगा, जो कि चीन के लिए बहुत बड़ा सदमा रहेगा। और चीन के ग्रह खराब हैं, चीन की मकर लग्न के हिसाब से, क्योंकि बृहस्पति और शनि, ये शनि मकर में वैसे ही बैठा हुआ है, और बृहस्पति आ जा रहा है, तो चीन में बहुत दिक्कतें आएंगी, चीन के लिए और नीच का मंगल सीधे लग्न को देखता ही है। नीच का मंगल लग्न को देख रहा है, इसलिए उसकी जो लुटेरापन वाली टेंडेंसी है उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रतिद्वंदी देश की उन्नति उस देश का जो उसके विरोध में है उसका पराभव होता है। तो क्या इसी तरह की स्थिति चीन वर्सेस अमेरिका एक दूसरे को देख रहे हैं कि अगर चीन की उन्नति होगी तो अमेरिका का पराभव होने लगेगा, या वाइस वर्सा? देखिए, इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि जो टॉप 5 पे हैं इस समय, जी, अगर आप टॉप 5 पे गिनेंगे तो रशिया, अमेरिका और चीन, ये टॉप पे 3 कंट्रीज पाए जाएंगे। फिर फ्रांस आएगा, ये और एक और कोई कंट्री को बीच में रख दीजिए। तो टॉप 5 पे जो कंट्रीज हैं वो सब 5 के बाद चले जाएंगे, टॉप 5 दूसरे कंट्रीज आ जाएंगे। 2021 जून के बाद से, मतलब जून 2021 के बाद से, ये जो इस समय टॉप 5 दिखाई दे रहे हैं हमको, ये सब डिस्प्लेस हो जाएंगे,
और उसकी जगह नए टॉप 5 आ जाएंगे। और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अभी 2020 तो भारत के लिए अच्छा नहीं ज्यादा, 2021 के मिड से भारत का समय बहुत अच्छा शुरू हो रहा है और हमारा अच्छा। देश जो है वो टॉप 3 में ना सही तो टॉप 5 में तो निश्चित रूप से हो। अच्छा, एक सवाल लेना चाहूंगा सर कि जैसे किसी के घर की भौगोलिक स्थिति होती है, वैसे ही देश की भी भौगोलिक स्थिति और वास्तु का ध्यान दिया जाता है। तो अगर हम भारत की विशेष रूप से बात करें, तो क्या खामियां या क्या खूबियां हैं हमारे भारत के वास्तु में? हमारा भारत का वास्तु कई बार बदला है। अशोक के काल में जो भारत था जी, और गुप्ता पीरियड में जो भारत था जी, और जी, फिर 47 के पहले जो भारत था और उसके बाद जो जी, भारत है, जी, देश पे जो है राजधानी का भी बहुत असर पड़ता है। जी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में उज्जैनी जो है राजस्थान हमारे देश राज की जो है हुआ करती थी। राजधानी, जी, ये दिल्ली कैपिटल बहुत अच्छी नहीं है वास्तु जी, के हिसाब से। अच्छा, और हमारे देश की वास्तु में कमियां ज्यादा हैं। अच्छा, और जैसे कि नॉर्थ में जो है हमारे देश में हिमालय पहाड़ है। जी, हमारे देश से अगर नॉर्थ में जाइए तो हिमालय पहाड़, हुँ, तो हुँ, नॉर्थ में जबकि कोई बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं होने चाहिए, नॉर्थ में भारी ओपनिंग होनी सामान चाहिए। नहीं होना चाहिए। जी, तो जी, नॉर्थ में रखा हुआ है तो हमारा देश जो है आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ी प्रगति नहीं हो पाएगी। समय समय पे उस पे लुटेरे आते हुँ, रहेंगे या कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और कुछ ना हुँ, कुछ हमारे देश में भी गद्दार होंगे जो कि देश हुँ, को मतलब उभार रखे होने के कारण कुछ ना कुछ हुँ, प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन हुँ, हमारे देश में जो सबसे बड़ी पॉजिटिव है वो ये हुँ, है कि हमारे देश में पूरब बिल्कुल अच्छा है। पूरब में नदियां हैं, नॉर्थ ईस्ट हुँ, में नदियां हैं और हुँ, इसके फलस्वरूप हमारे देश का नाम बहुत होगा। हमारा देश हुँ, जो है वो स्पिरिचुअल, हमारा हुँ, देश जो है, जो हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे हमारे वेद, जी, पुराण, उपनिषद, इनके कारण जो जी, है विश्व गुरु या ऐसा एक इम्पोर्टेंट सीट्स ऑफ लर्निंग बनेगा और हुँ, वर्ल्ड के काफी लोगों का केंद्र बन जाएगा और हुँ, इस तरीके से हमारे यहाँ तरक्की होगी। देखिए इसके बाद जो डायरेक्शन होती है अग्नि स्थान, हमारे जी, देश में जी, अग्नि स्थान में भी जल है। जी, हमारे देश वो भी में साउथ वेस्ट नैऋत्य में भी जल है। हमारा हुँ, देश जो है एक तरीके से पेनिनसुला है, 3 तरफ से जल है और जी, जहां जी, पे जी, जल होना चाहिए वहां पे बहुत कम जल है। तो वहाँ इस पे वजह कम से जगह। हमारे देश में तरक्की होगी, लेकिन वो हुँ, फिर डिसइंटीग्रेट करेगा, फिर तरक्की हो, अप्स एंड डाउन बहुत लगे रहे। और जो मेजर हमारे देश की शक्ति होगी वो हमारे जी, देश का आध्यात्म होगा, स्पिरिचुअल होगा और वो जो हुँ, आत्मा की ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा टॉप जी, पे होगी। सांसारिक नहीं होगी उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा जी, जी, आध्यात्मिक और सब्जेक्ट्स पढ़ाई के लिए होगी। हुँ। इसमें सर एक सवाल आया है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो अभी पूरी तरीके से आयात निर्यात निर्यात की जो स्थिति है उसके तौर पे हम बहुत सारा कच्चा माल अभी चीन से लेते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हमें दवाइयां बनानी है तो भी हम कच्चा माल चीन से लेते हैं। बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो चीन से हम आयात कर रहे हैं। अभी हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो चुके हैं। अगर वो आना बंद हो जाए तो हम दवाओं के निर्यात में और दवाओं के उत्पादन में भी दिक्कत होगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ की हम पहले से ही वैक्सीन का एक इस्तेमाल खोज रहे हैं, वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दो सवाल उठते हैं। पहला कि देश के विरोध में जो एक कोरोना खड़ा है वो खत्म होने की संभावना, और दूसरा देश के विरोध में जो चीनी अर्थव्यवस्था का मामला है वो खत्म होना। इन दोनों स्थितियों से उबरने में क्या भारत सफल हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कब तक? निश्चित रूप से होएगा। जब जागिए तब सवेरा है। चीन जी, अपने देश में आता जा रहा था, जहां तक ये बिजनेस वाली चीजें हैं, जहां तक जी, मार्केटिंग या इकोनॉमिक्स वाली इक्वेशंस हैं, उनमें चीन घुसता जी, चला जा रहा था, हर जगह घुस गया है। हुँ, तो हमारे हुँ, सब नेता पड़े सोते रहे। हुँ, अब जाग रहे हैं जब चीन ने झटका दिया है। तो जहां जी, जागिए वहां सवेरा है। हमारे देश में बहुत ग्रोथ है, हमारे देश में हुँ, बहुत माइंड है, हमारे देश में हुँ, बहुत टैलेंट है। हम इससे फाइट करके निकल आएंगे और जी, 2021 से लेकर 2030 तक हमारे देश का बहुत अच्छा समय है। हमें बहुत अच्छा, ग्रोथ होने जा रही है। हमारी चंद्रमा अच्छा, की दशा चल रही है, उसके बाद मंगल आएगा, उसके बाद राहु की दशा आएगी। राहु उच्च हुँ, का लग्न में बैठा हुआ है। हमारे हुँ, देश में बस ये जो यवन प्रेम है, ये जो विदेशियों का प्रेम हुँ, है, बस यही हमको पाश्चात्य, थोड़ा थोड़ा नुकसान करता रहेगा। अदरवाइज अगर हम अपने
वी गो बैक टू द वेदास, अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स पे वापस चले जाते हैं तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। कुछ कुछ उत्पात होंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ जी जी बिल्कुल। कि 23 सितंबर को राहु जो है वृक राशि में आ रहा है, जो कि हमारी देश की लग्न है। राहु जब जब वृक राशि में आया है, हमारे देश में इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हुई हैं और बॉर्डर पे भी दिक्कतें हुई हैं। तो राहु के वृक में आने से राहु जो है 24 सितंबर 2020 को आएगा और फरवरी 2022 तक रहेगा। इस पीरियड में देश में इंटरनल बहुत हलचल होगी और जो यवन होंगे या जो कुछ ऐसे दूसरे कास्ट के लोग होंगे, इनसे बहुत से क्लैशेस होंगे और वो सारे प्रॉब्लम्स भी हमको झेलने पड़ेंगे। कुछ राइट्स या इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी और कुछ बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स होंगी जिन पे हम फाइनली हम उस पे जो है अपना कंट्रोल बना लेंगे और वो चीजें समय से, देखिए किसी चीज को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन समय से अगर आप प्रहार कर देंगे तो वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो अब वो समय आ गया है कि जब ऑपरेशन करने का वक्त आ गया है। एक घाव है शरीर में जिसपे ऑपरेशन करना है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो कैंसर बन जाएगा, वो अंग काटना पड़ेगा। तो समय समय पे अपने देश में कई स्टेट हैं जहाँ पे कैंसर की तरह ऑपरेशन बनने जा रहा था, जिसकी कटिंग शुरू हो गई है और वो ईश्वर ज्यादा कर रहा है, हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे राजा कम कर रहे हैं। वो उस कटिंग के कारण हमारा देश अपने आप उन खराब चीजों को, उन सड़े हुए अंगों को ठीक समय से निकाल देगा और फिर आगे स्वस्थ ग्रोथ की तरफ, हेल्दी ग्रोथ की तरफ हम बढ़ेंगे। जी, लेकिन हमको सबको एकजुट होकर ये प्रयास करना पड़ेगा। जी जी सर, एक आखिरी सवाल है इस शो का कि कोई भी देश किसी भी अन्य देश का साथ तभी देता है तब या तो उसका कोई स्वार्थ हो या तो उससे कोई लाभ हो, इसी में देता है। यानी आपसी सामंजस्य हो, मित्र हो, तभी ऐसी संभावना बनती है। नहीं तो कुछ देश ऐसे होते हैं जो तटस्थ हो जाते हैं जब आवश्यकता पड़ती है। तो क्या ये कुछ हमारे साथ मिलने वाले देश और कुछ विरोध में होने वाले देश, क्या ये विश्व युद्ध की स्थिति ले पाएंगे या केवल शीत युद्ध जो चीन से चल रहा है इसी पे ये बात खत्म हो जाएगी? और इसमें कुछ अपनी तरफ से ज्योतिषी विश्लेषण जो आप कहना चाहते हैं सर, बताएं। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को नोट कर लीजिए कि कोई विश्व युद्ध नहीं होने जा रहा है, नहीं होने वाला है। हम लोग ने ग्रहों को बहुत अच्छे से देखा है। 2030 तक कोई विश्व युद्ध नहीं है। 2027 में कुछ समय के लिए विश्व युद्ध के बादल आएंगे और 2030 में तो पूरा योग बन रहा है और कोई विश्व युद्ध नहीं होने जा रहा है। मैंने देखा है कि जो, आप बुरा नहीं मानिएगा, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, मैंने देखा है समय समय पे वेस्टर्न मीडिया और मीडिया जो है वो विश्व युद्ध कराने लगती है और 99 में ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई विश्व युद्ध हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में खंड प्रलय का जिक्र है। खंड प्रलय का मतलब कि एक खंड में प्रलय होगी, पूरा विश्व युद्ध जैसी स्थिति अभी नहीं दिखाई देती। और वो जो खंड प्रलय के योग दिख रहे हैं वो साउथ चाइना सी में दिख रहे हैं। वो जो एरिया मैंने बताया था जहाँ पे जापान, ताइवान, हांगकांग, ये सारे एरियाज हैं, ब्रुनाई और वियतनाम, ये एरियाज जो हैं, और आपका नॉर्थ कोरिया, ये एरियाज हैं, यहाँ पर खंड प्रलय का योग है। दूसरा खंड प्रलय का योग आपका इजराइल, पैलेस्टाइन, सीरिया, इजिप्ट, ये वाली बेल्ट है जहाँ पे खंड प्रलय का योग है। अपने उधर हल्का फुल्का उत्पात पाकिस्तान से युद्ध जैसा हो सकता है, जिसमें कि हम लोग बहुत फास्ट और तेज अटैक करके हम लोग अपना हम लोग को विक्ट्री मिलेगी। चाइना उसके पलट में कोई बदमाशी करेगा, उसको पूरा वर्ल्ड घेर करके चुप कर देगा। थोड़ा नुकसान करेगा लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो खंड प्रलय है ये हो सकता है, युद्ध जो है बड़ा युद्ध या वर्ल्ड वार के अभी योग नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए युद्ध कभी सॉल्यूशन नहीं होता, जहां पे शांति है वहीं प्रगति है। देखिए अगर हमारे पास शक्ति है तो शक्ति के साथ जो चीज बहुत जरूरी है वो है भोलापन, वो है शांति प्रिय बुद्धि होना, वो है कि प्रगति की बुद्धि होना। युद्ध शक्ति के साथ अगर अहंकार आ जाता है तो वो शक्ति का दुरुपयोग होता है और वो लोग आपस में लड़के खत्म हो जाते हैं। तो हमें युद्ध को बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए। हमको किसी तरह से एडजस्टमेंट करके और मैटर को सॉल्व करना चाहिए। जहां पर बहुत जरूरी हो वहां पर जो है युद्ध करना चाहिए और वो युद्ध होगा, पाकिस्तान की कुछ टेरिटरी हमारे देश में आ जाएगी
और पाकिस्तान के बहुत से टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान हमको कहता है वो खुद अपने देश को नहीं संभाल पाएगा। चीन की भी कम बेसी यही हालत होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अमेरिका भी पीछे जा रहा है। तो वो जो शक्ति का जो संतुलन है वो वर्ल्ड में चेंज होने जा रहा है। हमारे देश में समृद्धि है। देखिए, हमारे देश में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है मैन पावर, और हमारा देश एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं या हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री है, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ले आएंगे जिससे हमारा देश जो अभी 60% पे आ गया है एग्रीकल्चर पे, वो 80% तक चला जाएगा। तो हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। लोग जो है मोबाइल फोन नहीं खाएंगे, टेक्नोलॉजी नहीं खाएंगे। लोग जब खाना खाने जाएंगे तो उनको गेहूं चाहिए होगा, उनको रोटी चाहिए होगी, उनको दाल चाहिए होगी, जो कि हमारी देश में एबंडेंस में होंगे। और कुछ दिनों में ऐसा माहौल हो जाएगा जो कि हमारा सनातन धर्म कहता था कि जानवरों को खाना बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जानवर को खा करके चीन जैसे हाल हो जाएंगे। तो हमारा देश का भविष्य अच्छा है। बस इस समय थोड़ा सा संभल के रहना है। ये जो सितंबर से कुछ जो क्लैशेस दिख रहे हैं देश के अंदर, गद्दार अपने देश में भी बहुत हैं, वो सब के सब पनिश होंगे और सबके सबको रास्ता दिखाया जाएगा। हमको एक साथ होकर के संघर्ष करना है और आगे जो भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है उसको पकड़ना है, वो शांति वाली बुद्धि से, युद्ध वाली बुद्धि से नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आपने अपना बहुमूल्य समय इस पोर्टल के लिए निकाला। हमारे दर्शकों की तरफ से, एडिटर सर की तरफ से, जुबली मीडिया पोर्टल की तरफ से आपको बार बार प्रणाम है। हम जल्दी ही फिर उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश विदा लेता हूं आपसे। नमस्कार।